x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5, x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, minus 1 is equal to 0 and x upon 8 plus y upon x upon 8 plus y upon 6, x upon 8 plus y upon 6 is equal to 15. Stop. Hence find lambda if y is equal to lambda x plus 5, if y is equal to lambda x plus 5, तो ये देखिए ये जो इक्वेशन है ना, क्या देखो ना, दो क्लासेस हो चुकी हैं। अभी देखिएगा कि जैसे y is equal to lambda x plus 5 है, इसका अभी इन दोनों इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले मुझे क्या करना है, जो दो इक्वेशंस हैं उन दोनों को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दो इक्वेशंस जो दे रखी हैं उनको सॉल्व करेंगे सीधा सीधा। देखो कैसे। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x अपॉन 8 सॉरी x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 माइनस 1 है, उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अभी इस इक्वेशन 1 को ही सॉल्व करते हैं। तो 10 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 10, तो ये तो x तो एज इट रहेगा, 5 2 * 10 and 2 into y 2y, तो x plus 2y is equal to 1 plus 2y plus 2y। हाँ, तो ये हो गया x plus 2y is equal to 10। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर बात करते हैं बेटा इक्वेशन 2 की, जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है उसकी बात करते हैं। इक्वेशन सेकंड वो दे रखी है x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 is equal to 15। अब 8 और 6 का एलसीएम हम जानते हैं 24 होता है। 8 3 * 24, 3 into x 3x, 6 4 * 24, 4 into y 4y is equal to 15। करिए सॉल्व। चल रहा है अभी तेरे का मतलब कि मेरा ही होगा क्या? अभी मैं यूज मैंने पूछा पैदल आई है क्या वाली? पैदल लाइन पापा ने छोड़ा। सर रिलेशन तो पहले में निकल गया क्या 10 minus x upon 2 y equals to में। हाँ वो तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। तो मैं एलिमिनेशन से करने की सोच रहा था इसको। ठीक है, अब बेटा ये हो जाएगा 3x plus 4y 15 into 24, ये क्या हो जाएगा? हाँ 15 4 * 16, 6 कैरी आ गया, 15 2 * 30 और 6 36 360। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन लिख के ऊपर x plus 2y is equal to 10, x plus 2y is equal to 10, और जो दूसरी है 3x plus 4y is equal to 360। इसमें एक काम करते हैं, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 4y बन जाए, नीचे वाली एज इट इज रहने दो। तो 2 into x 2x, 2 into 2y क्या हो गया 4y एंड 2 into 10 हो गया 20। नीचे है 3x plus 4y is equal to 360। माइनस माइनस माइनस, अब प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल आउट, 2x minus 3x कितना हो गया माइनस x, 20 minus 360 कितना हो गया माइनस 340। माइनस से माइनस कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 340। So this value in first और सेकंड, इस वैल्यू को आप फर्स्ट में डालो या सेकंड में डालो, जिसमें आपको लगे उसमें डाल दीजिए इसको। ठीक है, तो देखिएगा मैंने इसको फर्स्ट में डाल दिया, तो x
प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 340 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 340, 2y इज इक्वल टू माइनस 330, ठीक है। 330 मतलब 165, तो y की वैल्यू होगी माइनस 165। अभी वो पूछ रहे हैं कि आपको लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है और एक इक्वेशन नई गिवन है y इज इक्वल टू लैम्बडा x प्लस 5। हम कहेंगे सिंस सर माइनस 165 है, माइनस 165 तो माइनस क्यों आ गया? सिंस y इज इक्वल टू लैम्बडा x प्लस 5, तो y की वैल्यू डालो, पहले यहाँ लिखो माइनस 165 इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू x की वैल्यू कितनी है 340 और प्लस 5, तो लैम्बडा इनटू 340 इज इक्वल टू माइनस 165 माइनस 5, लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 170 अपॉन 340, तो लैम्बडा की वैल्यू आ रही है माइनस 1/2। एक बार देख लीजिए, ठीक है। सर मैंने गलती से माइनस कर दिया। हाँ, तो देखो अब ये छोटी मोटी गलतियां ना हो, तो लैम्बडा की वैल्यू माइनस 1/2 है और x और y की वैल्यू भी आ रही है। सर ऐसा कुछ नहीं सर, लैम्बडा का साइन चेंज हो जाएगा और इधर लेंगे तो हाँ लैम्बडा की वैल्यू माइनस 1/2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, इसमें ना रेक्टेंगल दे रखा है। 51 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दे रखा है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा। रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी, ये है। अब देखिए सी और डी, जो सी डी है ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है x प्लस 3 वाली, x प्लस 3 वाली, ये वाली लेंथ है x प्लस 3 वाई सी डी, और ए डी दे रखा है 3x प्लस वाई। एडी की लेंथ दे रखी है 3x प्लस वाई, बीसी जो है बीसी की लेंथ दे रखी है 7 और AB की लेंथ गिवन है 13। ये तो बहुत इजी है सर, ये तो अब वो साइड की तरफ से बोल रहे हैं कि x और y की आपको वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, आपको जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल की फॉर्म में दे रखा है, रेक्टेंगल का कोई एरिया वगैरह भी नहीं निकालना, ठीक है। हम जानते हैं रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन, और 3x प्लस y इज इक्वल टू 7, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो सर y की वैल्यू 4 है क्या? हाँ, ये 51 में मैं बताता हूँ। हाँ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। बताइए बेटा, कर लेंगे इस क्वेश्चन को, छोड़ दूं? सर हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है, चलिए जी। अब यस सर। ठीक है,
इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है आरडी शर्मा के, वो है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तो हट गया सिलेबस में से, ये नहीं करना। मतलब 3.3 जो हम कर रहे थे, इसके बाद 3.4 जो है वो करने की जरूरत नहीं है। फिर सर हाँ जी बताइए। सर जो 3.4 में क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से नहीं होंगे? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से हो जाएंगे, पर आपने सफिशिएंट क्वेश्चंस कर लिए हैं और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको आ तो गया ये कैसे करना है। यस सर। सर सीधा वर्ड कॉल करने वाले थे, ये तो करते ही ना, वरना तो छूट जाते सारे हाँ स्टार्टिंग में। बिल्कुल। चलिए जी, अब इसके बाद जो है आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कंडीशंस फॉर SOL सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यहां आप लिखेंगे इफ देयर आर टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या टू पेयर ऑफ इक्वेशंस, if there are two pairs सर of equations। सर हाँ जी बताइए। सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 51 बोला है खुद बहुत तेज कंडीशन बोल रहे हो, सुनाई ज्यादा आ रहा है थोड़ा। थोड़ा सा तेज बोलो भाई, आवाज आ रही है धीरे बहुत। अच्छा अच्छा सर, मैं कह रहा हूँ सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 51 बोला है करने के लिए, हाँ इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बता देते एक बार। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4। ओके सर। ठीक है, करा क्या, कैलकुलेट करा। यस सर, मैं वही कर रहा था। अच्छा, if there are two pairs of equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। ये तो पहली इक्वेशन मान लीजिए इसको। दूसरी इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। The system of these two equations अब लिखेंगे फर्स्ट पार्ट is consistent with unique solution। is consistent with unique solution। कंसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जिस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकें। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है सॉल्वेबिलिटी। सॉल्वेबिलिटी का मतलब जिसको हम सॉल्व कर सकें। कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होंगी जिनको हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। लग तो रहा है क्या। The system of these two equations is consistent with unique solution if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। सेकेंड पार्ट नोट करिएगा। बल्कि इसमें लिखे हैं तो ये लीनियर का ही पार्ट है। यस हाँ
सर वही ना सर, पैरेलल वही लिखो। सर कंसिस्टेंट कौन सा क्या हुआ? क्या सर और वो क्या था रियल इक्वल रूट्स वाले? रियल और इक्वल रूट्स वाले जो थे वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना। हाँ थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। चुप है। कंसिस्टेंट कौन सा हुआ? कंसिस्टेंस का मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप लोग ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो। मैंने अभी बताया तो था सॉल्वेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इक्वेशन जिसको मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ उसको हम कहेंगे कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट। ठीक है, तो जैसे दो इक्वेशंस हमको दे रखी हैं, दो इक्वेशंस का अगर कोई पेयर है, पेयर मतलब उनका जो है दो इक्वेशंस का जो जोड़ा है, ग्रुप है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है ना, वो निकलेगी ही तब जब वो कंसिस्टेंट हो, वो कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि कंसिस्टेंट है विद यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगा कि इतनी आएगी और y की वैल्यू भी इतनी आएगी, वो हमको पता चलेगा। अब is consistent with unique solution if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, that is lines represented by equation 1 and 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो lines represented by equation 1 and 2 are not parallel। दोबारा बोलिए। कुछ पूछ रहे थे बच्चे? बीच में कमेंट वाली Excuse me, sir. नहीं हाँ नहीं, उससे थोड़ी देर पहले करेंगे ना, तो वो मत कीजिए। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? सर आप प्लीज रिपीट कर दो। हाँ बताओ। हम ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ये एक इक्वेशन हो गई। a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो हम क्या करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला जाता है कि अगर मैं इसको ना ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सेकंड इक्वेशन को मैं ग्राफ पर प्लॉट करूंगा तो दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अगर a1 अपॉन a2 यानी कि इसका x का कोफिशिएंट इसका x का कोफिशिएंट अगर इनको डिवाइड करा जाए और y का कोफिशिएंट b1 अपॉन b2 अगर इनको डिवाइड करा जाए, वो दोनों अगर इक्वल ना आए ना, तो हम ये कहेंगे कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एट अ सिंगल पॉइंट और वो दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं होगी। समझ गए? सर इंटरसेक्ट करेंगे तो कैसे बात है? हाँ वो एकदम इंटरसेक्ट करेंगे तो पैरेलल होंगी। लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 and 2 आर नॉट पैरेलल, वो दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। समझ गए? Yes, sir. Thank you. ठीक है, अब सेकंड देखिए केस। सर इसके और वो अलग-अलग नाम अभी बता दो, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, बता दो। सेकंड देखिएगा, सेकंड में बोलेंगे इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इज कंसिस्टेंट with infinitely many solutions if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अगर ये तीनों ही इक्वल हो जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि तब भी कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। वो बहुत सारे सॉल्यूशन क्यों होंगे? क्योंकि वो जो लाइंस हैं वो ओवरलैपिंग होगी उस केस में। नोट करिएगा, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज लाइंस represented by equation 1 and 2 are coincident or they overlap each other। अभी आप नोट करिए, फिर ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज।
सेकंड वाला भी नोट कर लो, थर्ड वाला बताता हूँ वो भी नोट करिए, फिर बताता हूँ कि ये क्या चीज है जो मैं बाद में लास्ट में लिखा हूँ, लाइंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताता हूँ। थर्ड है, थर्ड है is inconsistent, is inconsistent. Is inconsistent if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. ठीक है, इसमें लिखेंगे that is lines represented by equation 1 and 2 represented by equation 1 and 2 are parallel to each other, are parallel to each other. देखिए ऐसा होता है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इन्हें लिखा रहना जो, और फिर मैं आपको ना कोई दो इक्वेशंस बताता हूँ जरा। कोई दो इक्वेशन लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 2x plus 3y is equal to 6 and 4x plus 6y 4x plus 6y is equal to 12। ये हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप ये देखिएगा कि अगर मान लो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेकर चलूँ और सेकंड वाली को लेकर चलूँ, तो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। मान लो इक्वेशन 1 की बात करता हूँ तो 3y क्या हो गया 6 माइनस 2x, मतलब y की वैल्यू हाँ 6 माइनस 2x अपॉन 3 हो गई। ठीक है, आप इसकी एक टेबल बना लो, एक आप टेबल बनाइए और देखिएगा कि x की अलग अलग वैल्यूज पर y की क्या क्या अलग अलग वैल्यूज आती हैं। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसका ना ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, मैं ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बने। मेरी बात समझ गया? ठीक है, देखिए तो जैसे x की वैल्यू मान लो 0 है, x की वैल्यू 0 है तो 6 माइनस 0 यानी कि 6 अपॉन 3 कितना हो गया 2। फिर ये कहते हैं कि चलिए कोई और वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पर 1 का, तो भी ठीक है। चलो x की वैल्यू मैंने 3 ले ली, x की वैल्यू 3 ले ली तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0 अपॉन 3 यानी कि 0। ठीक, इसी तरह से मैंने दूसरी इक्वेशन की बात करी 4x plus 6y is equal to 12, तो यहाँ से क्या हो गया 6y is equal to 12 minus 4x, मतलब 12 minus 4x upon 6 ये हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया। 6y is equal to 12 minus 4x है। तो जैसे कुछ 3 है नीचे तो वो 6 को भी तो डिवाइड कर सकता है ना। हाँ तो भैया आप इसको स्प्लिट कर सकते हो 6 upon 3 और 2 upon 3, 2x upon 3। हाँ फिर सर उसको डिवाइड करके सिंपल लिख सकते हैं। अच्छा ये वाला, ये वाला पहले ये देखिए, सबसे पहले की इक्वेशन है ना 2x plus 3y is equal to 6, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकलेगी भाई 3y is equal to क्या हो जाएगा 6 minus 2x, और y क्या हो जाएगा इस 3 को नीचे ले जाओ 6 minus 2x upon 3। ये करने के बाद में फिर मैंने लिया x की एक वैल्यू ले ली 0,
x की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 डालूंगा तो 2 into 0 0, 6 minus 0 क्या हो जाएगा 6, 6 upon 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2 आ गया y, है ना। मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप देख लो समझ में आ जाएगा। मान लो अब मैंने x की वैल्यू ले ली 3, तो 2 3 का क्या हो जाएगा 6, 6 minus 6 क्या हो गया 0, 0 upon 3 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई, ये y की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए दिवस तुम कुछ पूछ रहे थे, क्लियर है? सर इसमें y की भी ले सकते हैं अगर हमें लेनी होगी तो? हाँ, अगर आप चाहो तो आप y की वैल्यू रखकर और x की वैल्यू निकाल सकते हो। सर ये वही तो है सर जो एक बार ग्राफ में भी यही यूज होता है, मैं ग्राफ पुट करके। ग्राफ ही बनाना चाह रहा हूँ, मैं ग्राफ ही हाँ बनाना यस चाह रहा सर, हूँ, ओके। ठीक है। अभी नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या था 4x plus 6y is equal to 12, तो यहाँ से 6y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 minus 4x, तो y की वैल्यू 12 minus 4x upon 6, ठीक है। अब ऐसी ही टेबल यहाँ बना लो, जैसे ये टेबल बनाई थी ऐसी टेबल यहाँ बना लो आप। हमें कोई दो वैल्यू लेनी है बस, ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए x की वैल्यू में जानबूझकर 0 ले रहा हूँ, मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, तो 12 minus 0 क्या हो गया 12, और 12 upon 6 कितना हो गया 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। बोलो भाई क्लियर है? आस्था, देवशी, दिवस, दिया, दक्षय, यस सर। Yes, sir. यस क्लियर सर। है? चलिए Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। अब देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू जानबूझकर 3 ले रहा हूँ, मैंने 3 ले लिया, उससे क्या होगा 4 3 12, 12 minus 12 0 हो जाएगा, 0 upon 6 0। चलिए जी, तो इससे ना आप ये देखिएगा यहाँ पर, अब अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ इसको, आप लोग देखिएगा ध्यान से, x और y की कोई नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, तो मैं ऐसे मानता हूँ ग्राफ x और y, देखो x की वैल्यू क्या आ रही है दोनों में 0 और 3, यहाँ भी 0 और 3, मैं क्या करूंगा 0 1 2 3 4 और 5 दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. 1 2 3 4 5, लास्ट में 4 और 5 दिखाई नहीं दे रहा होगा ऑनलाइन वालों को, तो समझ जाओ आप लोग, आगे 3 के बाद 4 और 5 ही है। 1 2 3 4 और 5। अब इसमें देख लो 0 पर क्या वैल्यू आ रही है 2, 0 पर वैल्यू आ रही है 2। इसमें देख लो अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0। समझ गए ना? प्लॉट तो करना जानते हैं सभी बच्चे, इसको आपने ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये क्या बन गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन पे भी तो सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, 0 पर 2 और x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, भाई सेम ही तो बन रहा है दोनों इक्वेशन में, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो लाइंस हैं क्या कर रही हैं, दे ओवरलैप ईच अदर, मतलब इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी पड़ी हुई है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं वो सेम आ रहे हैं। आप कहोगे कि सर क्या हर केस में मेरे को ऐसे टेबल बनाकर ग्राफ बनाकर चेक करना है? ग्राफ बनाकर टेबल बनाकर चेक नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे ये जो दो इक्वेशन दे रखी है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेना है ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी पहली इक्वेशन क्या है 2x plus 3y is equal to 6 है, इसको इधर ले आओ प्लस माइनस 6। मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं 6 को इधर लेकर आऊंगा तो बेटा वो हो जाएगा -6, लेकिन मैं प्लस माइनस 6 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है a1x plus b1y plus c1, मतलब प्लस होना चाहिए, तो होगा तो माइनस ही, वो भाई प्लस माइनस होगा तो माइनस ही, लेकिन दिखाने के लिए मुझे प्लस दिखाना है। क्लियर है अंश? नहीं, दोबारा देखिएगा, पहली इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 6। अब अगर मैं 6 को इधर ले आता हूँ तो वो क्या बन जाएगा -6। अच्छा तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि प्लस का होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा प्लस और ब्रैकेट में लिख दूंगा -6, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा अगली 4x plus 6y, और ये 12 है ना, इसको इधर ले आओ, होगा तो -12, लेकिन मैं लिखूंगा ये प्लस माइनस। प्लस। सर ऐसा क्यों लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए। अच्छा अब मेरे पास क्या हो जाएगा ना, अब मैं देखूंगा x का कोफिशिएंट क्या है a1, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मेरा a1 हो जाएगा 2, b1 हो गया 3 और c1 हो गया -6। ये होता है। हमें क्या करना है, हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, क्या हो गया 2 अपॉन 4, तो 2 1 2 2 2 4 वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6
3/6 3 1 3 3 2 6 तो वैल्यू आ गई 1/2 C1/C2 -6 -12 माइनस से माइनस कर दिया 6 1 6 6 2 12 1/2 तो आप देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आने का मतलब क्या है कि ये सेकंड वाला केस। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, यू जस्ट टेल मी whether the system of equations is consistent or not, ठीक है, and if consistent tell me the condition of consistency, ये पूछा जाएगा। तो आप क्या देखोगे, कंसिस्टेंसी के दो केस हैं। देखो यहाँ पर भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट, यहाँ पर भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि ये सॉल्व हो सकती है, इनकी कुछ वैल्यू आ सकती है, समझ रहे हो, इनकी कुछ वैल्यू आ सकती है। तो हम ये कहेंगे कंसिस्टेंसी की कंडीशन ये होगी कि मैं ये तीनों चीजें निकाल कर देख लूंगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो मुझे ना तो एलिमिनेशन लगाना, ना मेरे को इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन लगाना, किधर हो, समझ गए, कुछ भी नहीं करना है हमको बस ये रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आया तो वहीं रोक दो, क्वेश्चन को छोड़ दो, वहीं करते ही आप सीधे सीधे कहेंगे कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है विद अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। मतलब सर अगर सेम नहीं आया सर, अगर सेम नहीं आया तो पहला वाला केस हो गया ना। ओके सर, पहला वाला केस हो गया। अच्छा, A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला। अब हमने सोचा कि अरे ये दोनों के रेशियो तो सेम आ गए। जैसे यहाँ पर A1/A2 कितना आया 1/2 और B1/B2 कितना आया 1/2, तो फिर मुझे C1/C2 निकालना पड़ेगा। अगर वो भी बराबर आ जाता है, यानी कि तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक है। और उसको हम ये भी बोल देते हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब पूरी तरीके से एक ही जगह इंसिडेंट हो रही है, मतलब सेम है, डायरेक्शन सब सेम है। दूसरा केस क्या है कि A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं आता, वो रेशियो अलग है। मैं क्या बोलूंगा, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और इनमें मैं सारे क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा, लेकिन शुरुआत के 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनमें ये कंडीशन भी करके बताऊंगा और फिर ग्राफ भी बनाकर दिखाऊंगा। आपको ग्राफ नहीं बनाना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वेरीफाई करवाने के लिए कि लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपको यहां समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दोनों की इक्वेशन के लिए भाई ये जो पहली वाली इक्वेशन है, इसके लिए मैंने x और y की वैल्यू इस बॉक्स में लिख दी, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के लिए भी x और y की वैल्यू इस बॉक्स में लिख दी, ठीक है। अब अगर हम दोनों ही लाइन बनाएंगे तो दोनों लाइन अलग अलग नहीं बन रही है, एक के ऊपर एक ही बन रही है, ठीक है। तो दोनों लाइंस जो है वो एक के ऊपर एक बन रही है, तो यानी कि लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक। बेटा सभी को समझ में आ गया, ये बता दीजिए। यस सर। क्वेश्चन आएगा तो ये सब बॉक्स बनाने की जरूरत कुछ नहीं है। नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कुछ अर्जेंट है, 10 पापा का फोन आ गया। बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके सर, ओके। इज इक्वल टू 7, मान लीजिए ये तो इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन है 6x + 5y इज इक्वल टू 11। 6x + 5y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है 2x + 3y इज इक्वल टू 7 है ना। तो आप क्या करिए, 7 को इधर ले आओ, प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 जो है 6x + 5y + -11 इज इक्वल टू 0, ये है। यहाँ कुछ भी पढ़ लो। A1/A2 is not equal to B1/B2, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगी सॉल्यूशन। सर एक चीज सर, आपने कंसिस्टेंट का मतलब बताया था कि जिसके सॉल्यूशंस होंगे, तो इनकंसिस्टेंट मतलब सर इसमें ये लास्ट वाला ही केस है, बस तो इनकंसिस्टेंट। उसमें कुछ निकलेगा ही नहीं। उसमें बस आपको ये बताना है कि ये हाँ वो निकलेगा, वो कैलकुलेट नहीं, सर इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि वो पैरेलल है ना, वो लाइन से इंटरसेक्ट करती है, तभी सॉल्यूशन हो पाता है। सर इसके सॉल्यूशन मतलब नॉट डिफाइंड होगा, आप सीधे सीधे कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। और एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन में
आ ही नहीं सकता कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि इनकंसिस्टेंट हो। मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? क्योंकि एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में तो वो इक्वेशन सॉल्व होती ही होती है। तो यहाँ पर अब ये देखने वाली जरूरत है कि कौन सी इक्वेशन है जो सॉल्व नहीं होती है ना। देखते हैं जैसे 2 अपॉन ये a1 हो गया 2 और a2 हो गया 6। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 6। तो 2 बन गया 2, 2 3 का 6, ये हो गया 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। ठीक है, तो हम सीधा सीधा यहीं पर कह देंगे कि a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2. So this system of equation, system का मतलब भी पेयर ही है भाई, दो इक्वेशन से तो दे रखी है तो उनका पेयर। So this system of equations is consistent with a unique solution. Consistent with a unique solution. बताइए जी, क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर। दिवस बताओ, क्लियर है? दिवस चलिए शायद है मीटिंग में। चलिए जी, मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा इसके कुछ, वो आप लोग करिएगा, फिर कल की क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा। थैंक यू।